रहे हैं। राजनेता पहले भी थे, आज भी हैं, और राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीडिया इस गति से चरणों में बैठा हुआ नहीं था जो अभी है। 7 असेंबली इलेक्शन होते हैं जिसमें 4 में इंडिया की जीत होती है, अभी बुशरा जी बता रही थी, और लेकिन कहते हैं कि 3 सीटें बरकरार रखी है बीजेपी ने। ये है मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप जुड़े, आपको निकलना है इसलिए आपसे विदा लेते हैं और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, मीडिया की बात हो रही है, I.N. ये भी हमने उसी अखबार में पढ़ा था, इंडिया बोलने में भी शर्म। लेकिन परेशानी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लिखते हैं। कल भी हम लोग, स्वामी जी याद होगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई उसको हिंदी में लिख लेते, रोमन में लिखने की क्या जरूरत थी भारत लिखने की? अगर लिख ही रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। खुले तौर पे आप कह दीजिए पूरी दुनिया को कि अब हमारे देश में अंग्रेजी नहीं चलेगी, इंग्लिश नहीं, खत्म। आसानी होगी यहाँ के लोगों के लिए भी। आप डॉक्टरी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई के लिए आपने वो किया ही है, चाहे किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, जो भी करना हो हिंदी में करवाइए। दुनिया के दूसरे देशों में भी पढ़ाई होती है, रशिया से लेकर के जर्मनी तक, चाइना तक, जापान तक, फ्रांस में भी, सब जगह है, पढ़वाइए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अमलेंदु जी? क्या इस डबल स्टैंडर्ड के कारण राजनीति चमकती है? क्या इस डबल स्टैंडर्ड से कुछ सीटें बढ़ जाती हैं? जरा इस पे भी समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा होता है, इसलिए तो ऐसा हो रहा है या नहीं? राजीव जी, अब इस डबल स्टैंडर्ड से सीटें बढ़ जाती हो या नहीं बढ़ जाती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। और वो परेशानी इस मामले में बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री का एक वीडियो जो है वो इस पूरे लोकसभा चुनाव में बहुत वायरल होगा फिर से, और जगह जगह बजेगा, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया। अब चाहे भारत का नाम बदल दो, अब चाहे कुछ कर दो, लेकिन ये वीडियो तो वायरल हो गई होगा राजीव जी पूरे चुनाव भर कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। सारी परेशानी का सबब जो है राजीव जी वो यही है कि ये वीडियो जो बार बार चलेगा कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो ये परेशानी का सबब है। तो इस परेशानी से बचने के लिए अब चाहे आप इंडिया को हटा के भारत लिख दीजिए, चाहे हिंदुस्तान लिख दीजिए, चाहे हिंदू राष्ट्र लिख दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, यार ये प्रधानमंत्री की परेशानी असली ये है कुल मिलाकर के, जो मुझको लगता है राजीव जी। बाकी अब वो डबल स्टैंडर्ड तो ये आज से डबल स्टैंडर्ड थोड़ी है, ये डबल स्टैंडर्ड जो है राजीव जी, ये तो जब से इनका मातृ संगठन RSS बना है, लगभग 100 साल होने को आ रहा है, अगले साल हो जाएंगे 100 साल 2025 में, ये तब से डबल स्टैंडर्ड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड में ही जीते हैं ये, चूंकि तो वहीं से उन्होंने सारी शिक्षा डबल स्टैंडर्ड की पाई है। अब देखिए ना जी, तमाशा क्या है कि हरे रंग पे बड़ा जो है वो गुस्सा करते हैं कि हरे रंग पे, अब राहुल गांधी का कोई पोस्टर जारी कर देते हरे रंग का, तो अभी देखिए कैसा बवाल मच जाता। दूसरा कोई हरे रंग का झंडा लगा देता तो ये कैसा बवाल मच जाता है। अब ये जो हरे रंग के जो पर्दे लगाए गए हैं, अरे भाई इसको भगवा रंग का ही लगा देते तो कम से कम इससे तो बच जाते हैं। जो आपकी आलोचना हो रही है तभी होता है कि मोदी जी ने भगवामय कर दी पूरी दिल्ली। G20 के देशों में भी मुझे लगता है कि मोदी जी के सलाहकार जो है वो कम बुद्धि वाले या मोदी जी को सही सलाह नहीं देते हैं। सही सलाह देनी चाहिए थी कि हरे पर्दों की जगह भगवा पर्दे लगवा दो तो भगवामय दिल्ली हो जाएगी। तो पोस्टरों के साथ साथ ये भी काम एक तरीके से हो जाता। लेकिन अब क्या समझाया जाए, योगी जी से मुझे लगता है सलाह दी होती, तो योगी जी ने सलाह दी होती कि भैया भगवा पर्दे लगवाओ, ये हरे पर्दे मत लगवाओ। कुल मिला के राजीव की स्थिति जो है वो यही है। अब जो नारा दिया गया कि वसुधैव कुटुंबकम, अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस वसुधैव कुटुंबकम में, इस कुटुंब में ये चीन और पाकिस्तान भी आते हैं कि नहीं आते हैं? प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति तो नहीं आए लेकिन प्रधानमंत्री आए थे, इस मतलब वो तो कुटुंब में शामिल है। तो कुटुंब में अगर शामिल है तो कुटुंब का झगड़ा भाई कुटुंब में बैठ के निपटाते क्यों नहीं हो? चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है, उसने हमारी जमीन कब्जा की हुई है, कुटुंब के अंदर निपटाओ उसे जाकर के। फिर कहा गया कि युद्ध जो है वो दुनिया में कोई समाधान नहीं है। बहुत अच्छी बात है, युद्ध दुनिया में कोई समाधान नहीं है, तो बिना युद्ध के निपटाओ भाई, पाकिस्तान से भी निपटाओ, चीन से भी निपटाओ, इसे कौन निपटाएगा? तो G20 का इस्तेमाल जो करना चाहिए था असली काम के लिए कि चीन के साथ जो सीमा संबंध निपटाए जाते। अब बताइए, अमेरिका जो पीछे पड़ा रहा यूक्रेन को डलवाने के लिए, अब वो कामयाब हो गया एक तरीके से यूक्रेन को डलवाने, यूक्रेन मसले को डलवाने के लिए। भारत जिसने जो अध्यक्षता कर रहा था यहाँ G20 की, उसने तो आप चीन के साथ सीमा विवाद क्यों नहीं चलवाया इसमें?
ये सवाल बनता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से जब जब ये गाथा गाई जाएगी कि साहब G20 यहाँ कराया और विश्वगुरु बन गए, तो इस विश्वगुरु से सवाल किया जाएगा कि जब यूक्रेन को डाला जा रहा था कि युद्ध समाधान नहीं है, जब ये कहा जा रहा था, तो चीन का उस समय क्यों नहीं डाला गया? ये मुझे लगता है कि उससे रोक डाला गया। अब जो आज जो राजीव जी हम लोगों ने दोपहर भी चर्चा की थी, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है कि तमाम वो पानी भर गया मंडपम में, तो वैसे तो आप चीन को बहुत टक्कर दे रहे हैं, आप पहुंच गए चांद पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने ही बैठ के चंद्रयान बनाया था, सब बैठ करके उन्होंने ज्ञान दिया था वैज्ञानिकों को। तो जो चीन में जो ओलंपिक हुए थे राजीव जी, चीन ने वहां बादलों को रोक दिया था, मतलब बारिश का समय था, उसने वहां ऐसा इंतजाम किया कि बारिश हुई, और जहां सम्मेलन हो रहा था, मतलब खेल हो रहे थे, वहां बारिश नहीं हुई। तो भाई ये तकनीक भारत क्यों नहीं कर सकता था? जो ये कम से कम ये बदनामी तो नहीं होती और सारी दुनिया में वाहवाही होती। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ज्ञान देना शायद भूल रहे होंगे यहाँ के वैज्ञानिकों को कि बादल को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से इसका रुख मोड़ा जा सकता है, और किस तरीके से बादलों को रोका जा सकता है कि वो बरसने ना पाए। तो अब ये सब चीजें हैं राजीव जी, क्योंकि अब सब मिला के है, अब राष्ट्रवाद जो है वो इस तरीके का राष्ट्रवाद है, तो सब होगा, तो बहुत सी सारी चीजें होंगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। बादल की अलग राजनीति है, बादल से रडार छुप जाते हैं, इसलिए बादलों को आने देते हैं मोदी जी, और वो बरस जाते हैं कभी कभी, तो वो क्या करें, वो हाथ में नहीं है। लेकिन रडार का छुपना, और कुटुंब की, जिस कुटुंब की बात कर रहे थे आप जी शिवा जी, बिल्कुल आता हूं, जिस कुटुंब की बात कर रहे थे, और उसमें खासकर जो पाकिस्तान की बात आप नाम जिसका ले रहे थे, और ये पाकिस्तान के लिए ही है, बारिश उधर भी हुई होगी। शिवा जी, बस इतना कहना था, क्योंकि अमलेंदु साहब इस पर ही बात कर रहे थे, तो उसी तारतम्य को मेंटेन करते हुए देखिए, जहां जहां ये नए ठेके दिए गए हैं, वहाँ वहाँ ये समस्या है। पता नहीं किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय किए गए, इस बार लगाए गए, जिनको ये नहीं मालूम था। ये बताऊं मैं आपको, पूरा राजघाट इस बार डूबा था, और 4-4 फीट पानी था राजघाट में। ये पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये नई बिल्डिंग है मंडपम की, ये डूब गई, इसमें निकास नहीं है। श्रीनगर में पहली बार लाल चौक बारिश में डूबा, मतलब ये चीज कभी होनी, जब से वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, जिसकी आपने देखा होगा कि मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी, तो श्रीनगर भी डूबा था, लाल चौक का इलाका डूबा था। तो ये व्यवस्था, जहां जहां इन्होंने ये नया पूरा काम चल रहा है, और खुद जो नया अरीना बना है पार्लियामेंट और उसके आसपास का, वो इलाका भी डूबा था। तो कुछ ना अहली है, एक्सपर्टीज की कमी है, किसको दिया गया है ठेका, जिसको ये एक बेसिक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको निकास का रखना है। दिल्ली में इस तरह से पानी नहीं भरता था इन जगहों के ऊपर, प्रगति मैदान में तो बिल्कुल नहीं हम सोच सकते थे। तो ये जरूरी है कि इस पर बात हो, कि बाद में इसकी जांच होगी, और ये बहुत सारी जांचें हैं जो होनी है, जो ना हो उसी की सारी कोशिश है कि किसी भी तरह से सत्ता से बाहर नहीं जाना है। उनके लिए ये लोकतांत्रिक वो म्यूजिकल चेयर नहीं है कि जब जनता आपको बाहर कर दे तो आप बाहर बैठ जाइए। वो बाहर बैठने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा हम 50 साल के लिए आए हैं। मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा हम 50 साल के लिए आए। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि राहुल गांधी ने जो बात कही है विदेश में जाकर के, और जिस तरह से डीमिस्टिफाई किया है डिमोनेटाइजेशन को, अभी तक यहाँ पर एक इस तरह की बात थी कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते हैं, अपने मन की करते हैं, बस वो तो चमत्कृत करते रहते हैं। इसके पीछे जिस तरह की कहना चाहिए कि एक अपराधी हरकत हुई है, इस देश के पूरे छोटा उद्योग को, मध्य उद्योग को खत्म करके एक धन्ना सेठ के हाथों सब कुछ भेजने के लिए, सब कुछ उसके हाथ में दे देने के लिए जो हुआ है, ये बात आप इसको गौर करिए। ये वहां पर राहुल गांधी ने डिमोनेटाइजेशन की जो व्याख्या की है वो बहुत अहम है, और वो देशवासियों के पास जानी चाहिए। ये किसी तानाशाह का, तुगलक का फरमान नहीं था, ये बहुत सोचा समझा था। हो सकता है हमें ये उनकी बेवकूफ़ी या अज्ञानता या चीज़ों को, अर्थशास्त्र को ना जानना लगे, लेकिन ये अर्थशास्त्र को ना जानना नहीं था। ये एक पूरा ऑपरेशन था कि ये उसी तरह का था जैसे कृषि की भूमि कॉरपोरेट को देनी है, उसके लिए जो कृषि कानून आ रहे हैं। अभी आपने देखा हिमाचल में अपनी बागीचों के सेब किसानों ने पानी में डाल दिए, उनको रेट नहीं मिल रहे हैं, और अंबानी अडानी के जो रेट्स आते हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो ये पूरा जो डिमोनेटाइजेशन था, ये जो हमारी एसएमई और एमएसएमई थी उनको बाहर करके, मैदान से खदेड़ करके बाहर करके, और धन्ना सेठों को अंदर लाने का एक कवायद थी। और ये बहुत अहम है, ये क्राइम अगेंस्ट नेशन है, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि ये जो इंडिया से परहेज है, जीतेगा तो इंडिया और वोट फॉर इंडिया का जो मामला है,
आप यकीन करिए, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा और इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगवाई जाएगी। ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी जिंदा है उनके लिए और ये उनकी आँख की किरकिरी बन गया है। तो मैं इजाजत भी चाहती हूँ, मैं कहीं और हूँ इस समय, तो अगर आप मुझे इजाजत दे देंगे मुझे ये बात बिल्कुल की बहुत बहुत शुक्रिया शिबा जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स के लिए। और जरा जल्दी इस कार्यक्रम को समेटेंगे जल्दी। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत गंभीर हो रही थी शिबा जी जो अपनी बात रख रही थी जरा, और इसमें इंडिया का मामला, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है और इस नाम से जो परेशानी है, बने रहिए, चर्चा भी जारी है, पर चर्चा पूरी सुनिए। सत्ता पक्ष को ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो क्या आने वाले समय में इंडिया के लिए, इस नाम के लिए, उस गठबंधन के लिए परेशानियां अभी और बढ़ने वाली हैं? कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने कहा कि चीन ने ऐसी तकनीक कि वो बादल को बरसने से रोक सकते थे, मेरे ख्याल से मोदी जी के ख्याल में नहीं आया। बागेश्वर धाम से अगर पूछ लेते तो वो बादल की पर्ची निकाल देते और बारिश ना होती। अब बागेश्वर धाम बारिश इसलिए नहीं रोक पाए कि मोदी जी ने उनसे कहा नहीं, पर्ची निकाल नहीं पाए। देखिए, जो सर मित्रा जी ने एक बात कही, जो ऋषि सुनक ने ट्वीट किया है और इंडिया की बात की है। देखिए, ऋषि सुनक ने, राजीव जी, एक और बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने जो यहां अभिवादन किया, उन्होंने कहा जय सिया राम। और यह बात ध्यान रखिएगा, यही बात राहुल गांधी ने बहुत पहले कही थी। उन्होंने कहा था जय सिया राम हम कहेंगे, हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। और ऋषि सुनक ने एक प्रकार की चुटकी ली है उन लोगों पर जो भारतवर्ष के अंदर श्री राम का नाम लेके आतंक फैलाना चाहते हैं। जो एक नर और नारी के बीच का अर्धनारीश्वर रूप है सनातन धर्म में, उसको एक प्रकार से विस्मृत करने का प्रयास करते हैं। तो ऋषि सुनक ने कहा कि ये जो असली हिंदू धर्म है, उन्होंने कहा मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं वो हिंदू हूं जो जय सिया राम कहता है और पुरुष और नारी के इक्वल स्टेटस की बात करता है। तो देखिए, ये जो वास्तविकता है, ये जो एक परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, जितने इनके प्रपंच हैं वो सारे के सारे प्रपंच फेल हो रहे हैं। और असली मुद्दा यह है कि देश को ये कितना बांटेंगे। जैसे पहले बात हुई विश्व बंधुत्व की, आप बात कर रहे हैं और मणिपुर आप नहीं जा पा रहे हैं। आप जो है यहां जो बगल में आपके गुड़गांव के अंदर हुआ है, वहां की आप बात नहीं कर पा रहे हैं, और आप जो है पूरे विश्व के बंधुत्व की बात कर रहे हैं। और जैसे राजीव जी आपने कहा कि विश्व गुरु बन गए क्योंकि G20 यहां हो गया, तो वो जो बैटन था वो तो आपने अब दूसरे देश को दे दिया है, अब तो वो विश्व गुरु बन गया। पिछली बार इंडोनेशिया विश्व गुरु था, आप विश्व गुरु थे, लेकिन आज से आप विश्व गुरु खत्म हो गए। अब तो जो नया देश है, जो ब्राजील है, वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो अभी 20 देशों में आप 18वें विश्व गुरु बने थे। अब 18 साल के बाद फिर आपको मौका मिलेगा, वरना कोई इलेक्शन के पहले अगर गुरु किसी को पता चल गया तो अगला प्रधानमंत्री और नेक्स्ट टर्म लेने के लिए अपने चुनाव के पहले फिर G20 करने की कोशिश करेगा। लेकिन G20 के साथ साथ जो मीडिया का M20 है, उसको नजरअंदाज जिस प्रकार से किया गया है, लोकतंत्र बिना पत्रकारिता के जीवित नहीं रह सकता। और जिस प्रकार से पत्रकारिता को केवल भारत नहीं, ये G20 के जो 20 देश हैं, कुछ देशों को छोड़कर ज्यादातर जिस प्रकार से उसकी हत्या कर रहे हैं, जिस तरह से और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। चाहे ज्वाइंट डिक्लेरेशन आप कितने भी साइन कर लीजिए, लेकिन जो जनता देख रही है वो तानाशाही का रूप देख रही है, और जो आपकी पत्रकारिता है उसकी हत्या देख रही है, और लोकतंत्र की हत्या देख रही है। जी बिल्कुल। बुशरा जी, कैसे देखती हैं इंडिया, क्या अभी भी जो गठबंधन की बात हो रही है, उस गठबंधन पर नजरें अभी भी टिकी हुई दिखाई देती हैं आपको भी, नरेंद्र मोदी एंड पार्टी की? बिल्कुल राजीव जी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और राहुल गांधी को अगर सुना हो तो राहुल गांधी बहुत ही कह रहे थे, जब इंडिया की बात पूछी गई उनसे, जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर पहली बात तो उन्होंने संविधान का हवाला दिया कि कैसे इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम जो है वो इंडिया रख लिया है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि हम अपना नाम बदल भी सकते हैं। तो ये ट्विटर पर हमने देखा था कि विपक्ष के और दूसरे नेता भी इसी तरह से मजाक में सही या फिर सीरियस सही वो ये बात कह रहे थे। और राहुल गांधी ने भी आज जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं तो हम अपना नाम बदल भी सकते हैं। खैर, इसके इतर आप ये देखिए कि
जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं और खासतौर पर अभी जिस तरह के नतीजे आए हैं बाईपोल्स के, और खासतौर पर जहां आपने पूरी ताकत लगा दी, घोसी का वो चुनाव वो पूरी तरीके से हार गए, उन्हें बहुत सारे लालच जो है वो दिए गए थे। अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी दारा सिंह चौहान की, और वो पिक्चर पूरी तरीके से वायरल है हारने के बाद, और मिनिस्टर उनको बनाने के लिए कहा गया। वो तमाम चीजें, तमाम